टू प्रेजेंट। और चलिए अब बात करते हैं कि ये वीडियो किस बारे में है। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। हम आपको एक ग्लोबल फंड के बारे में बताएंगे और ये बताएंगे कि उसमें आप इंडिया में रहते हुए इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि निफ्टी रिसेंटली 25 टर्न हुआ और 1996 में मार्केट कैप के हिसाब से जो टॉप 5 कंपनियां थी वो यहाँ पर लिस्टेड हैं और 2021 में मार्केट कैप के हिसाब से जो टॉप 5 कंपनियां हैं वो भी लिस्टेड हैं। अब यहाँ पर चेंजेस बहुत हुए हैं तो फोकस करते हैं हम इस बात पर कि पहले फर्स्ट नंबर पे एसबीआई था और अब क्या है, टॉप 5 में एसबीआई है ही नहीं और दो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वहां पर, हमारा एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। तो ये एक ट्रेंड दर्शाता है कि पहले जो वैल्यू थी पब्लिक सेक्टर बैंक में वो वैल्यू कहीं ना कहीं मूव करके अब प्राइवेट सेक्टर में आ चुकी है। मतलब इकोनॉमी मूव कर रही है पब्लिक सेक्टर की तरफ से प्राइवेट सेक्टर की तरफ। तो हर इकोनॉमी में ये चेंजेस हमेशा होते रहते हैं। पहले बजाज का स्कूटर था, बजाज ने मार्केट लूज किया, फिर हीरो होंडा काफी पॉपुलर हुई, अब लकीली बजाज वापस आ पा रहा है। तो ये बजाज लकी रहा यहाँ पर कि वो वापस आ पा रहा है। बट ऐसे ही कोडक की बात कर लीजिए, आप नोकिया की बात कर लीजिए, इनको दोबारा मौका ही नहीं मिला वापस आने का। तो इसी फिनोमेना की जो बात हम करते हैं, इकोनॉमी में डिसरप्शन और वैल्यू माइग्रेशन हमेशा होता रहता है। इसी से रिलेटेड एक फंड की बात करेंगे हम आज के वीडियो में और समझने की कोशिश करेंगे कि डिसरप्शन क्या होता है। सो ऐसा ही एक फंड हाउस है जर्मनी बेस्ड श्रोएडा, जिसके बारे में आज तो ऐसा ही एक ग्लोबल फंड हाउस है श्वेडा, जो जर्मनी का है, जैसा कि नाम से ही दिखता है। इनके बहुत से सारे ग्लोबल फंड्स हैं, तो आज हम बात करेंगे श्वेडा इंटरनेशनल सिलेक्शन फंड ग्लोबल डिसरप्शन। तो ये वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिटेल में दे दूंगा। यहाँ पर फंड की सारी डिटेल्स मिल जाती है कि ये पैसे कहाँ पर लगाते हैं। तो आप अगर यहाँ पर नीचे आते हैं तो आप देखते हैं इनका 5 ईयर का रिटर्न लिखा हुआ है। तो जो ये ब्लू वाला बार दिख रहा है ये हमारा ये ग्लोबल फंड है जिसकी हम बात कर रहे हैं। और जो नीचे एमएससीआई है, जैसे हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, मॉर्गन स्टैनले बहुत सारे इंडिसेस बनाता है। तो जो ये एमएससीआई एसीडब्ल्यूआई फंड है ये एक ऑल कंट्री वर्ल्ड इंडेक्स है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें 3000 कंपनियां ट्रैक होती हैं, 23 डेवलप्ड कंट्रीज से और 26 इमर्जिंग मार्केट से। तो हम जिस फंड की बात आज कर रहे हैं इसकी परफॉर्मेंस अगर आप पिछले 5 सालों में देखेंगे तो ये एमएससीआई एसीडब्ल्यूआई इंडेक्स से काफी बेहतर परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर आपको स्क्रीन पे परसेंटेज दिख पा रही है कि 5 ईयर का रिटर्न दोनों का कैसा रहा है। तो यहाँ पर काफी डिफरेंस है। और अगर आप 2 ईयर क्यूमुलेटिव रिटर्न की बात करेंगे तो वहां पर भी इसने कंफर्टेबली बीट किया है एमएससीआई, मतलब मॉर्गन स्टैनले के ऑल कंट्री वर्ल्ड इंडेक्स के फंड को। तो क्या खास है इस फंड के बारे में? जैसा कि शुरू से इस वीडियो में डिसरप्शन की बात कर रहा हूं, तो वही इस फंड की खासियत है कि ये डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो अब आपको यहाँ हम बताएंगे कि इस फंड को स्टडी कैसे करना है डिटेल में। तो पहले मैंने क्या कर लिया, इसका ब्रोशर खोल लिया। हर फंड हाउस का एक ब्रोशर होता है हर स्कीम का। तो इस स्कीम का जो ये ब्रोशर है इसमें हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे ऊपर इन्होंने किया है कि डिसरप्शन की मीनिंग क्या है, डिसरप्शन होता क्या है। जैसे कि मैंने बताया कि टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती रहती है। आज जो कंपनी रेलेवेंट है क्या पता वो 20 साल के बाद ना हो। तो इसीलिए हमेशा कहते हैं कि इंडिसेस में फंड लगाने का एक फायदा होता है कि इवन दो अगर कंपनियां कहीं खत्म भी हो जाती हैं तो इंडेक्स कहीं नहीं जाएगा। रीबैलेंसिंग से कोई नई कंपनी फ्यूचर में आ जाएगी तो आपके पैसे पे एक सेफ्टी कुशन मिल जाता है। सेम फंड हाउस ने एक्सप्लेन किया है कि किस किस कैटेगरी का डिसरप्शन होता है। तो पहली कैटेगरी होती है डिसरप्टर की। जैसे पहले दुकानें सामान बेचती थी तो अमेजोन ने क्या किया, एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस बना दिया सबके लिए, रिवॉल्यूशन ला दिया। तो ये डिसरप्टर हो गया, एक कैटेगरी हो गई डिसरप्टर कंपनीज की। ऐसी बहुत सी कंपनियां होती है, जैसे हमारे यहाँ फ्लिपकार्ट है या फिर अर्बन क्लैप है, ये डिसरप्टर्स हैं। और दूसरे होते हैं इनेबलर्स। इनेबलर्स क्या है? कॉन्डुइट ऑफ चेंज है। कॉन्डुइट का मतलब होता है कि वो माध्यम बनते हैं चेंज लाने का। फॉर एग्जाम्पल सैमसंग जो रिन्यूएबल बैटरीज का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, तो ऐसे ही कोई कंपनी अगर टेक्नोलॉजी को अडाप्ट कर रही है फ्यूचर में आने वाली, तो ये फैसिलिटेट कर रही है वो चेंज इकोनॉमी में लाने के लिए। तो ये हो गए इनेबलर्स। तीसरे हो गए अडाप्टर्स। अब अडाप्टर्स क्या करते हैं कि समय के साथ खुद को चेंज कर लेते हैं। जैसे आज के टाइम में अगर हीरो को लगे कि मोटरसाइकिल का बिजनेस थोड़ा कम जा रहा है तो वो या तो सुपर बाइक्स ट्राई करें या फिर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आ जाएं। तो ये हो गया अडाप्टर, मतलब जो चेंज हो रहा है आप उसके साथ ढल गए, आपने लड़ाई नहीं की उससे। और चौथी कैटेगरी होती है डिनायर की। जैसे आप डिनाई करते रहो कि नहीं ये चेंज नहीं आएगा, जो हमारे कोडक के साथ हुआ। अगर आपको पता हो तो नोकिया को भी एंड्रॉइड ने अप्रोच किया था, इन्होंने मना कर दिया था। अगेन आपको पता है नोकिया का क्या हश हुआ। उसके बाद वो ट्राई करते रहे बट मार्केट में वो पोजीशन बनाने का मौका फिर नहीं मिल पाया। तो इन चार कैटेगरी में से जो हमारी तीन कैटेगरीज हैं, इनेबलर, अडाप्टर्स और पहला हो गया डिसरप्टर्स,
इन तीनों सेक्टर्स पे फोकस करता है ये हमारा फंड, और इस बेसिस के तहत चूज करता है कुछ कंपनियां। तो यहाँ पर क्विकली बात कर लेते हैं किन किन सेक्टर्स पे फोकस कर रहे हैं जहां पे इनको लग रहा है डिस्ट्रप्शन आएगा। पहला हो गया फिनटेक, हमारा फाइनेंस टेक्नोलॉजी, जैसे हमारे इंडिया में फोन पे है, गूगल पे है, ये इस कैटेगरी के तहत आते हैं। हेल्थ केयर की बात करें तो जैसे पैथोलॉजीज हैं वो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज में जा रही हैं, थायरोकेयर, लैलपैथ लैब जैसी कंपनियां काफी आगे बढ़ रही हैं। तो यहाँ पर भी एक तरह का डिस्ट्रप्शन है जो अभी हो रहा है। अगर डिजिटलाइजेशन की बात करें तो जब सब चीजें ऑनलाइन जा रही हैं तो सॉफ्टवेयर और चाहिए होंगे, टूल्स ज्यादा चाहिए होंगे लोगों की मदद करने में ऑनलाइन जाने के लिए। उसके अलावा जब हर चीज ऑनलाइन अवेलेबल है तो डेटा सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स जैसे कि एंटीवायरस वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। ई कॉमर्स की बात हमने पहले की, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये एक रिवॉल्यूशन ला रहे हैं ई कॉमर्स की फील्ड में। कम्युनिकेशन की बात करें तो हमारा नेटफ्लिक्स है, अमेजोन प्राइम है, जी है, सोनी लिव है, ये सारे एक चेंज ला रहे हैं टेक्नोलॉजी में, जिस तरह से लोग पहले चीजों को व्यू करते थे और अब कैसे व्यू करते हैं। इसके अलावा वो कंपनियां जो एनवायरनमेंट के बारे में काम कर रही हैं, जैसे ग्रीन एनर्जी पे पुश हो गया। अगली कैटेगरी हमारी ऑटोमेशन की हो गई। ऑटोमेशन हर सेक्टर में आ रहा है। अगर आपने रिसेंटली न्यूज पढ़ी हो तो एक ग्रुप ने रिसेंटली 3D प्रिंटिंग के थ्रू एक पूरा पूरा घर खड़ा कर दिया। तो ये बेसिस हो गया कि ये कंपनियां चूज कैसे करते हैं। अब हमें ये जानना जरूरी है कि इस फंड के अंदर हम सेक्टर्स तो जान गए, उन सेक्टर में किन स्पेसिफिक कंपनीज में ये पैसा लगा रहे हैं वो जानने के लिए वापस हम फंड की डिटेल्स पेज पे जाते हैं। इसको जब हम पढ़ते हैं तो आप ये मानिए कि केवल इस फंड के बारे में नहीं, एक ग्लोबल ग्रुप है तो ये क्या सोच रहे हैं इकोनॉमी के बारे में, ये मैक्रो इकोनॉमिक डेटा हो गया। अगर डेवलप्ड कंट्री में कोई सोच रहा है कि रोबोट्स आगे आएंगे और उसके बेसिस पे कोई सेक्टर ग्रो करेगा, तो उससे हमें भी एक सीख मिलती है कि हम अपने इन्वेस्टर माइंडसेट को कैसे ट्यून करें आने वाले सेक्टर्स को पहले स्पॉट करने के लिए। तो सेम फंड के पेज पर हम आ गए। अब यहाँ पर क्या है, जो आपको ये ब्लू वाली चीजें दिख रही हैं, कंपेरेटर है। ये कंपेयर कर रहे हैं मॉर्गन स्टैनले के ऑल कंट्री वर्ल्ड इंडेक्स ACWI से। तो इसमें इस फंड में आईटी का 35.78 है, उस इंडेक्स में 21.23 है। तो यहाँ पर आप एक स्टडी कर सकते हो कंपैरेटिव कि मॉर्गन स्टैनले क्या सोचता है और ये ग्रुप क्या सोचता है। कम्युनिकेशन सर्विस में ये काफी ओवरवेट है, 15% है, मॉर्गन स्टैनले का केवल 9% है। इस तरह से आप सारे सेक्टर्स देख सकते हो, आप व्यू ऑल पे करके डिटेल्स पता कर सकते हो। अब हमें पता करना था कि स्पेसिफिक ये किस कंपनी में पैसा लगाते हैं। तो जैसे कि हर कंपनी की रिपोर्ट आती है वैसे ही स्कीम की भी एनुअल रिपोर्ट और सेमी एनुअल रिपोर्ट आती है। तो हम काम करेंगे, तो हम पहले खोल लेते हैं इनकी सेमी एनुअल रिपोर्ट। ये रिपोर्ट होती है पूरे फंड हाउस की। तो यहाँ पर बहुत सारे फंड होते हैं, मैं इसमें सीधा सर्च करूंगा डिसरप्शन, जिस फंड को हम खोज रहे हैं। तो ये है हमारा 224 पेज नंबर पे। सीधा मैं पेज नंबर 224 पे चला गया। ये मैंने आपको इसलिए दिखाया जिससे आप भी खुद से खोज सको कि कहाँ कहाँ पैसा लग रहा है फ्यूचर में। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है किस किस कंपनी में पैसा लगा है। अल्फाबेट हमारी गूगल हो गई, कॉमकास्ट हो गई, फेसबुक हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पर सारी डिटेल्स देख सकते हो इनके पोर्टफोलियो की। और इन्होंने ये सेक्टर वाइज कर रखा है। जैसे सबसे ऊपर ये कम्युनिकेशन सर्विस पे कहाँ कहाँ पैसा लगा हुआ है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में कहाँ कहाँ पर है, कंज्यूमर स्टेपल्स, फाइनेंशियल्स, इंडस्ट्रियल्स, हेल्थ केयर। तो सारी डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाती है कि क्या क्या कैसे कैसे चेंज हुआ है। ये सेमी एनुअल है, याद रखिएगा। तो ये 30 जून को आया था। उसके बाद अगर आपको एनुअल रिपोर्ट पढ़नी हो तो ये मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर लास्ट ईयर में आई होगी। यहाँ पर भी हम सेम प्रोसेस करेंगे, कंट्रोल F करेंगे, डिसरप्शन वर्ड सर्च करेंगे, 239 पे हमारे फंड की डिटेल्स मिल जाएंगी हमें। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सेम तरीके से कैटेगराइज कर रखा हुआ है, हेल्थ केयर, कम्युनिकेशन सर्विसेज। तो इस फाइल को दिखाने का मकसद क्या है कि जब आप किसी फंड में पैसा लगाएंगे तो आपको टाइम टू टाइम स्टडी भी करते रहना चाहिए कि क्या चेंज हो रहा है। अगर आप पैसा नहीं भी लगाएंगे तो इन फंड्स को पढ़ने से एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है मैक्रो इकोनॉमिक डेटा की। कई बार क्या होता है कि सोच संकुचित हो जाती है, श्रिंक सोच होती है कि हम केवल एक गांव की सोच रहे हैं, एक शहर की सोच रहे हैं, एक देश की सोच रहे हैं। ऐसे ही अगर आप पूरे वर्ल्ड की सोच ले आएंगे इन्वेस्टमेंट नॉलेज में तो काफी एडवांटेज मिलती है समझने में। अगर आप फंड्स के पोर्टफोलियो पढ़ते हैं तो आपको एक मार्केट का मूवमेंट जो होता है वो स्पॉट करने में काफी आसानी होती है, और आम रिटेलर्स के पहले आप स्पॉट कर पाएंगे जो पूरी सोच थी किसी सेक्टर को लेकर वो किस तरह से मूव हो रही है। तो आप जब पीरियड ऑन पीरियड हर साल दर साल इनका पोर्टफोलियो पढ़ते रहेंगे, आप चेंजेस ऑब्जर्व करिए। जैसे हमने आपको फर्स्ट स्क्रीनशॉट में दिखाया, SBI था, अब SBI टॉप 5 में नहीं है, HDFC आ चुका है। तो इस तरह के चेंजेस स्टडी करने से आप बेटर डिसीजन ले सकते हो इन्वेस्टमेंट के तहत। अब ये तो बात हो गई इस फंड की, इससे हमें सीख क्या मिलती है।
अब अगर इस फंड में हमें आपको पैसा लगाना हो तो क्या तरीका है? लकीली एक्सिस म्यूचुअल फंड एक एनएफओ लेके आ रहा है। ये एक एफओएफ होगा, फंड ऑफ फंड, जिसका मतलब ये होता है कि आपसे ये पैसा लेंगे और उससे एक्सिस म्यूचुअल फंड ये फंड खरीदेगा। रफली आप ये समझिए कि मैंने 100 रुपए अगर एक्सिस म्यूचुअल फंड को दिए तो वो म्यूचुअल फंड वो 100 रुपए से ये फंड खरीदेगा जर्मनी में जो है, और उसके रिटर्न हमें मिलते रहेंगे। इस कारण से मैं आपको ये नॉलेज दे रहा था। तो अगर आप भी बिलीव करते हो कि डिसरप्टिव जो कंपनीज हैं वो काफी आगे जाएंगी, आपकी सोच अलाइन करती है और आपका मन हुआ उस फंड में पैसा लगाने का, तो ये एफओएफ आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं कि इन्होंने अपनी स्कीम में क्या बताया है। तो क्लियर इन्होंने कर रखा है कि ये ओपन एंडेड स्कीम है। ओपन एंडेड का मतलब क्या होता है कि कोई फंड आज शुरू हुआ और ये एक फिक्स डेट तक नहीं है, मतलब ओपनिंग डेट है, क्लोजिंग डेट कोई नहीं है, ओपन एंडेड फंड है ये। और ये पैसा लगाएगा ये इंटरनेशनल सिलेक्शन फंड ग्लोबल डिस्ट्रप्शन में, जिसकी हम स्टडी अभी कर रहे थे कुछ मिनट पहले ही। फंड ऑफर ओपन हो रहा है 10 मई को और 21 मई तक चलेगा। लगभग 5 दिन के बाद जब ये अलॉटमेंट फाइनल हो जाएगा उसके बाद आप फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। तो जैसा मैं आपको समझा रहा था कि एमएससीआई का एक ऑल कंट्री वर्ल्ड इंडेक्स है, तो इस वाले एफओएफ का भी बेंचमार्क वही सेम रहेगा, एमएससीआई एसी वर्ल्ड इंडेक्स। और प्लान्स की बात करें तो रेगुलर प्लान है, डायरेक्ट प्लान है। मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं। डायरेक्ट प्लान का मतलब है कि आप किसी ब्रोकर के थ्रू नहीं जा रहे हो। क्वाइन जैसी ऐप आपको हेल्प करती है डायरेक्ट प्लान लेने पे। हमेशा आप डायरेक्ट प्लान परचेज करिए, काफी सस्ता पड़ता है रिटेलर्स के लिए। इस एफओएफ में मिनिमम आपको 5,000 रुपए लगाने होंगे शुरुआत में। आप चाहें तो 5,000 के ऊपर भी लगा सकते हैं, एक एक के मल्टीपल से, मतलब 5,001, 5,002, इस तरीके से आप शुरुआती इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस एनएफओ में। एनएफओ के 4-5 दिन के बाद जब ये दोबारा से ओपन होगा इन्वेस्टमेंट के लिए, तब क्या होगा कि जो फर्स्ट परचेज होगा वो आपका सेम रहेगा, 5,000 मिनिमम चाहिए। सेकंड परचेज ऑनवर्ड्स आप 100 रुपए भी इसमें ऐड करते रह सकते हो। यहाँ पर एंट्री लोड कोई नहीं है, एग्जिट लोड इस फंड में है। और इसको मैं आपके लिए सिंप्लीफाई करूंगा। अगर आपने 100 रुपए लगाए हैं और 12 महीने खत्म होने के पहले आपने 100 के 100 विड्रॉ कर लिए, तो 10 रुपए पे आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना होगा। जो बाकी के 90 रुपए हैं उस पर आप 1% एग्जिट लोड दोगे। कोई एनएफओ आता है तो फंड को डिफाइन करना होता है कि वो किस स्कीम में कितना पैसा लगाएगा। तो 95% से लेके 100% तक का आपका पैसा जाएगा श्वेदा फंड में, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। अगर ये स्कीम कभी 95% पैसा ही यूज करती है श्वेदा के फंड को लेने में, तो बाकी 5% डेट या अदर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाएगी। श्वेदा के फंड से हम बात कर रहे थे कि कौन सी कंपनी का कितना हिस्सा है पूरे पोर्टफोलियो में, वही चीजें यहाँ पर रिपीट की हुई हैं। आप चाहें तो इस ब्रोचर के थ्रू भी एक शॉर्टकट ले सकते हैं इन्फॉर्मेशन लेने का उस फंड के बारे में। जब मैं श्वेदा की बात कर रहा था तो एक बात बताना भूल गया था कि सेम पेज पर आप सेक्टर वाइज एलोकेशन के अलावा आप ये भी देख सकते हैं किस रीजन में कितना पैसा लग रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि अगेन ये कंपेयर कर रहे हैं मॉर्गन स्टैनली वाले इंडेक्स से, ऑल कंट्री वर्ल्ड इंडेक्स से। तो अमेरिका में 61% है, इमर्जिंग मार्केट्स मतलब हमारे इंडिया जैसी मार्केट में 14% है। इस तरह से आप रीजन वाइज देख सकते हैं। और आप चाहें तो ज्योग्राफिकल ब्रेकडाउन देख सकते हैं इनका, एग्जैक्ट कंट्री वाइज कहाँ पर कितना पैसा लगा हुआ है। और इसके अलावा आप टॉप होल्डिंग्स भी देख सकते हैं कि टॉप की 10 कंपनियां कौन सी हैं जहां पर इन्होंने पैसा लगाया है। तो वही सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर समराइज करके दी हुई है कि नॉर्थ अमेरिका में कितना है, इमर्जिंग में कितना है। तो आप इसका भी रेफरेंस ले सकते हैं। इससे एक एडवांटेज और क्या मिलती है कि मान लीजिए आपको लग रहा है कि इंडिया में एफआईआई क्यों नहीं आ रहे हैं या फिर क्यों आ रहे हैं, तो इससे आपको एक अंदाजा मिलता है कि बाहर की इकोनॉमी हमारे बारे में क्या सोच रही है। और जब बाहर का पैसा भी हमारे पास आएगा तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट्स ग्रो करेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको लगता है कि आपकी नॉलेज में हमने एक पिंच भी एनहांसमेंट किया है, तो हमारी बस ये गुजारिश है कि आप एटलीस्ट एक आदमी से शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और कराइए, जिससे जो नॉलेज की चेन हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये आगे बढ़ती रह सके और हर रिटेलर एम्पावर हो सके। थैंक यू।